बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर में हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा रूस मुकम्मल करके वापसी के लिए रवाना हो चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा रूस के दौरान रूसी सदर से 1-on-1 मुलाकात हुई और इस वक्त में रूस और यूक्रेन का तनाज़ा भी काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर चुका है। प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे और प्रोग्राम में मुल्क की सियासत के ऊपर भी बात की जाएगी। पाकिस्तानी सियासत में अगर अपोजिशन को देखा जाए तो अपोजिशन की मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है और कौमी असम्बली के अंदर एक नशिस्त रखने वाली जमात इस्लामी पाकिस्तान वो भी इस वक्त अहमियत इख्तियार कर चुकी है। आसिफ अली जरदारी आज मंसूरा में पहुंचे और वहां पर सिराजुल हक से उन्होंने मुलाकात की है। तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में उनका ताउन मांगा है और इस मुलाकात के बाद जो गुफ्तगू की गई वो लियाकत बलोच की जानिब से गुफ्तगू की गई। लियाकत बलोच का यह कहना था कि मुल्क की सालमियत में बेहतरी के लिए इस हुकूमत का घर जाना ही मुनासिब है। इस हुकूमत का ठहर जाना मुल्क की सालमियत के लिए खतरा होगा और मुल्क की मईशत मजीद देगर गूं सूरत हाल का शिकार हो जाएगी। अपोजिशन के इन रवाबत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी राबिते जारी हैं। कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने मोने सिलाही से राबिता किया है। उस राबिते के नतीजे में क्या बात हुई है और अपोजिशन के राबिते किस हद तक मजबूत हैं और किस हद तक वो नंबर गेम्स पूरी कर चुके हैं, राना साहब की तरफ बढ़ेंगे। राना साहब, अपनी जमातें मेल मुलाकातें कर रही है। आसिफ अली जरदारी साहब को टास्क दिया गया है रवाबित का। आप ये देखिए कि राबिते करते हैं, राबिते करने के बाद प्रेस टॉक वो नहीं करते, वो जिससे मुलाकात करते हैं उनका कोई नुमाइंदा या रहनुमा प्रेस टॉक करता है। वजह क्या है? क्या पत्ते नहीं शो करना चाहते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, आज मैं आपको वो सारी सवालात के जवाब हम आपको देते हैं जो पूरी कौम जानना चाहती है। 3-4 रोज़ से आउट क्लास मुलाकातें हो रही हैं, बेहतरीन मुलाकातें हो रही हैं। ऐसे लग रहा है जैसे 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, इस मुलाकात के बाद अपोजिशन जो है वो अदम इत्मीनान ले आएगी। इस मुलाकात के बाद हुकूमत चली जाएगी। इस मुलाकात के बाद सारा जो है मामला सेट हो जाएगा। इस मुलाकात के बाद नए आ जाएगा। लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला परवेज़ लाई साहब के साथ कह दिया गया जनाब स्पीकर जो है वो बन गए हैं मौलाना साहब के बेटे। यानी सारे ओहदे भी बन गए, सारा कुछ भी हो गया, लेकिन अपोजिशन के मुंह से अभी तक कोई बात नहीं निकली। क्या अपोजिशन ने कह दिया? या सर, अपोजिशन के लोग ये तो कह रहे हैं कि हमारे पास 20 वोट हैं, कोई कह रहा है हमारे पास 10 वोट हैं, कोई कह रहा है जो हम बेहतरीन हिकमत अमली चलेंगे, उनके लोग जो है वो असम्बली से रिज़ाइन दे देंगे, इस्तीफ़े दे देंगे, इस्तीफ़े देने के बाद उन्होंने कहेंगे इत्मीनान का वोट हासिल करें। और वो इत्मीनान का वोट अगर हासिल कर लेते हैं तो फिर अब 10 इस्तीफ़े आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं। आईनी हैसियत जानते ही कोई नहीं। इस्तीफ़ा दिया, इस्तीफ़ा नहीं माना गया। इस्तीफ़ा अगर माना भी गया तो क्या हुकूमत अपना स्कोर कम कर रही है? क्या हुकूमत जो है वो इतनी मुतमिन? देखिए, आप गौर करें ना, हुकूमत मुतमिन क्यों है? वज़ीर आज़म रशिया के दौरे पे चले गए, वहाँ से दौरा भी मुकम्मल हो गया ना दौरा, ठीक है, सारा कुछ हो गया। उसके बावजूद जब ऐसे हालात हों तो कभी गैर मुल्की टूर नहीं होते, गैर मुल्की विज़िट नहीं होते। जब ऐसे हालात हों तो फिर बहुत सी चीज़ें जो होती हैं ना वो रुक जाती हैं, रोक दिए जाते हैं। फिर लोग कहते हैं अपनी इस हुकूमत को बचाने के लिए कोशिश करें। इस तरह लगता है कि जैसे हुकूमत के पास कोई इससे भी बड़े कार्ड मौजूद है। जैसे हुकूमत यहाँ फिर हुकूमत फैसला कर चुकी है कि कोई बात नहीं, अगर अदम इत्मीनान आती है आने दें, आके इनको फिर आगे हुकूमत में बैठने दें, ये क्या कर लेंगे। आज मैं आपको एक ताज़ा खबर दे दूँ। ये जो आसिफ अली जरदारी साहब आज एक वोट के लिए जमात इस्लामी से मिले हैं ना, जाके बलोच साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, गुफ्तगू की है, लेकिन इसके बावजूद मुझसे ये बात लिख लीजिएगा, जमात इस्लामी किसी को भी वोट नहीं देगी। यानी माजी की तरफ बाइकआउट? हाँ जी, वो किसी को वोट नहीं देगी, क्योंकि उनकी शूरा के अंदर ये बात हो रही है कि अगर वो गलत है तो जिसके साथ आप चाह रहे हैं कि वो ठीक है, उनके मुताल्लिक आप सिंध में मुजाहरे भी करते हैं, उनके दोनों बड़ी अपोजिशन जमातों के खिलाफ आप पहले भी बात करते हैं, तो आज कौन सी ऐसी बात होगी है कि आप उनके साथ हो जाएंगे? ये उनकी शूरा में बात चल रही है, लिहाजा वो इस पर नहीं जाएंगे। आगे आप चलते हैं। या सर, एक फार्मूला आसिफ अली जरदारी साहब बना के लेके गई थी, उस फार्मूले पे शहबाज शरीफ तो राज़ी हो गए, लेकिन मरियम नहीं राज़ी। मरियम के उस्ताद और कुछ लोगों ने उस पर वाज़े तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें कोई भी इस फार्मूले पे कि हम अमल नहीं करेंगे। वो फार्मूला ये था कि जनाब ऊपर शहबाज शरीफ साहब आ जाए, पंजाब चौधरी परवेज़ लाई साहब के हवाले किया जाए, क्योंकि चौधरी परवेज़ लाई साहब के अलावा पंजाब अगर आप कहें कि नून लीग, पीपल्स पार्टी तोड़े हुए लोग को संभाल लें तो मुमकिन नहीं है। चौधरी परवेज़ लाई साहब के रूट्स, चौधरी परवेज़ लाई साहब के तल्लुकात, चौधरी परवेज़ लाई साहब की जोड़ तोड़, ऐसा एक और शख्स जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है।
आप पंजाब के अंदर आप करें। ठीक। अब जब ये फार्मूला तय हो गया, इसी फार्मूले को लेकर परवेज़ लाई साहब के पास गए, यानी यहाँ तक भी कहा गया कि ये अगर नहीं तो फिर वफाक में कोई अच्छी वजारत, उन्होंने कहा नहीं, वजारत तो चौधरी परवेज़ लाई साहब के पास बेइंतहा है, पंजाब में इस वक्त नंबर 2 है वो। यानी ये सारे एक फार्मूला तय हो गया, शहबाज शरीफ ने इस पर हाँ कर दी। जब ये फार्मूला जाता है मुस्लिम लीग नून के अंदर, उस वक्त तो नून लीग के कुछ लोग नहीं बोलते, बाद में मरियम साहबा की तरफ से वाज़े पैगाम जाता है, यासर वाज़े पैगाम कि हमें ये किसी सूरत कबूल नहीं है। और जो फार्मूला था उसमें यह था कि फौरी इलेक्शन नहीं, फार्मूला ये था कि 1.5 साल हुकूमत। अब फौरी इलेक्शन पे तो तैयारी कोई नहीं है। कहते हैं जी क्यों हम 3 माह के लिए अपना मुंह काला करवाएं, क्यों हम 3 माह के लिए लोगों से ये बातें सुने, क्यों हम 3 माह के लिए कहेंगे यार कि देखो इन्होंने हुकूमत लेने के फला 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 किया। या सिर्फ ये हुआ था फार्मूला, ये फार्मूला रात को तय हुआ, सारे मामला तय हो गए। मरियम की तरफ से अब से कुछ देर पहले ये पैगाम गया है कि मैं इस फार्मूले को नहीं मानती, आप वफाक में तब्दीली लाएं, वफाक की तब्दीली के बाद आप असम्बलियाँ डिज़ोल्व करें और उसके बाद पंजाब क्या सारे खुद ही ख़त्म हो जाए। राना साहब, तब्दीलियों के लिए वो शहबाज शरीफ साहब से मंसूब जो खबरें चल रही हैं कि उन्होंने फार्मूला ये दिया है कि बहुत से अराकीन असम्बली से इस्तीफे दिलवाए जाएँ, उन्हें फिर नून लीग के टिकट दिए जाएँ और नून लीग के टिकट से उनको इलेक्शन लड़वाया जाए। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ भाई, मुझे बताएं पहले ये इंतज़ार, चलें आप पूछना चाहते हैं, ये इंतज़ार कर रहे हैं यासर कि 1 मार्च को गालबन फॉरेन फंडिंग केस की भी तारीख है, ये इंतज़ार कर रहे हैं शायद उस तरफ से कोई मौजज़ा हो जाए। उसके बाद 1-2 और इनके पास ज़हन में है कि उन इतराफ़ से ये सारा कुछ हो जाए तो हमें ये कुछ करना ही ना पड़े, ना हम पर कोई बात आए, बल्कि सारा मामला जो है बनी बनाई गेम हमारी झोली में आके पड़ जाए और हम कहें कि लो जी हमारे पास सारा कुछ हो गया। उसके बाद इन्होंने जो ये कह रहे हैं ना असेंबली से इस्तीफे, भाई कौन देगा? चले उन 4 लोगों के नाम तो सामने लाए। जहांगीर तरीन का दावा किया इन्होंने, किया ना दावा, बहुत सारे अब तक हुआ है। आपको पता आज मोनस लाई ने क्या कहा? लेकिन तरीन साहब की तो वो सुन रहे हैं कि 1-on-1 मुलाकात खान साहब से हो सकती है, कुछ लोग मुतहर्रिक हुए हैं इस ज़िम्मन में। मैंने आपसे, हमने अपने प्रोग्राम में कहा था कि ये सारा कुछ हो, एक मुलाकात हो गई है, मैं आपको बता रहा हूं, एक बड़ी मुलाकात हो गई है और खान साहब के मकसद पहुंचते ही मुलाकातें हो जाएंगी। असद कैसर साहब को मोनस लाई साहब ने वाजे कहा है कि हमने हमेशा अपने वादों की तकमील की है, हम अपने वादों से कोई पीछे नहीं हटे। ये अल्फाज हैं मोनस लाई साहब की, ट्वीट आप देख लें। दूसरा उन्होंने कहा मुलाकातें होती हैं, सियासी मुलाकातें जारी रहती हैं, वो रहेंगी जारी। अब ये इस ट्वीट के बाद MKM के साथ राब्ते मुकम्मल हो चुके हैं। अब अगर हुकूमत के, अगर अपोजिशन के पास 20 वोट थे, अपोजिशन के पास यासर 20 वोट हैं हुकूमत के, इनके 20 अरकान इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, तो क्यों इत्तेहादियों की तरफ जा रहे हैं? क्यों 1 वोट वाले से जाके तरले मिन्नतें कर रहे हैं? क्यों वो जमात इस्लामी जिसके खिलाफ ये बात करते थे उसके पास गए हैं? क्यों मुस्लिम लीग काफ के पास गए हैं? क्यों MKM के साथ राब्ते बना रहे हैं? क्यों GDA जिसको पसंद नहीं करते उनसे भी तल्लुकात कायम करने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों बाप वालों से राब्ते कर रहे हैं? यासर असल मैंने आपको बता दी है कि जो फार्मूला असली जरदारी साहब बना के लेके गए हैं उसको मरियम साहब और उनके उस्ताद ने रिजेक्ट कर दिया। अब जब वो मंसूबा रिजेक्ट हो गया है तो शहबाज शरीफ साहब के भी उम्मीदों पे पानी फिर गया। वो तो कुछ लोग तो कहते हैं कि शेरवानी बास्केट हर चीज तैयार थी, हाँ, वो भी खत्म हो गई। उसके बाद शेरवानी के बारे में जी, तो उन्होंने जवाब देने की बजाय विक्ट्री का निशान बनाया। किन्होंने? जरदारी साहब ने। देखिए जरदारी, उनसे सवाल किया गया कि क्या शेरवानी सिलवाई जा रही हैं, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने विक्ट्री का निशान। आप ज़हन में रखिएगा, इसमें सबसे बड़ा जो फायदा जिसको होगा ना वो आसफ अली जरदारी साहब है। दूसरी बात है यासर, बड़ी क्लियर है, आज यूक्रेन और रशिया वाला जो मामला चल रहा है, उसके बाद इंटरनेशनल प्राइसेस जो बढ़ गई हैं तेल की, उसके बाद खुर्दनी तेल की, उसके बाद गंदम की, तो इन हालात में क्या कोई और हुकूमत आके संभाल सकती है? कोई और हुकूमत आएगी तो क्या वो आप समझते हैं कि महंगाई नहीं होगी? आज एक ये भी बात हुई है और ये मेरी मुस्सद का इतला है, और क्योंकि मुझसे गुफ्तगू की है एक बड़े सीनियर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने, उसने कहा जी अब तो हम ये सोच रहे हैं कि इन हालात में हम अगर आ जाते हैं, इस हुकूमत को फारिग कर देते हैं, तो चाहे अबूरी सेटअप आए चाहे हम लोग आए, तो ये तो शहीद हो के हमसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि महंगाई कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, तो कौन उसको करेगा? ये हालात यासर साहब मैं आपको वो बता रहा हूँ जो हकीकत है, जिसको सियासतदान छुपा रहे हैं।
अब ये तहरीक को हर मामले को यकम मार्च में अगर इनको इनकी मर्ज़ी का नतीजा नहीं मिलता, जिस पर ये बड़े पूरा उम्मीद हैं, उसके बाद ये कोशिश पूरी करेंगे। कोई शक नहीं कि इन्होंने एक कोशिश करनी है, क्योंकि अगर ये कोशिश नहीं करते तो फिर भी सियासी साख को नुकसान। उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ, इनको ये भी कहा गया है कि आप जनाब इस्तीफे ले लेंगे, स्पीकर नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? तो फिर क्या उन्होंने कहा फिर क्या करें? खुर्शीद साहब वाला मामला, हाँ नहीं, इस्तीफों के बाद आज फिर आया ना एक, इस्तीफे अगर नहीं मानते, उन्होंने कहा फिर पहले स्पीकर को फारिग करें। उन्होंने कहा हाँ ये स्पीकर पे कर ले। अब एक थी अदम एतमाद वज़ीर आज़म को फारिग कर दें, अब एक सोच अंदर नई शुरू हो गई, स्पीकर को फारिग करेंगे तो अदम एतमाद कामयाब होगी। और अगर ये स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब नहीं होती यासर साहब, अब स्पीकर नहीं है, और अगर उससे पहले अदम एतमाद की तहरीक पेश होने से पहले इमरान खान इत्तेमाद का वोट ले लेते हैं, फिर क्या करेंगे ये? फिर क्या करेंगे? वो तो शहबाज शरीफ साहब ने भी ये बात की ना। अब फिर क्या करेंगे ये? तो मैं आपको सिर्फ ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये मामला चल रहे हैं। अपोजिशन अभी तक अपना स्कोर मुकम्मल नहीं कर सकी। अपोजिशन को उम्मीद भरी है, उन्हें यकीन दहानियाँ भरी हैं। जिस दिन उनका स्कोर पूरा हो गया वो बाकायदा रिक्वेजिशन पेश कर देंगे उसके ख़िलाफ़, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़। अगर वो स्पीकर के खिलाफ पहले जाएंगे तो फिर आप ज़हन में रखिएगा कि उनका स्कोर पूरा नहीं है, वो बड़ा रिस्क नहीं ले रहे। अगर डायरेक्ट वज़ीर आज़म के खिलाफ जाएंगे तो मैं आपको बता दूं कि हुकूमत ने मुकम्मल तैयारी कर रखी है। अगले 72 घंटों में आपको एक बड़ा सरप्राइज मिलने वाला। चले वो 72 घंटों में बड़ा सरप्राइज क्या होगा उससे आगे बढ़ के बात भी करेंगे। उस पर अपोजिशन की इस वक्त तैयारी क्या है? नंबर गेम्स के हवाले से जो राबिते हैं ये किस हद तक सूदमंद साबित हुए हैं कि मद्दे मुकाबिल हुकूमत किस हद तक पर उम्मीद है? एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमजद अली खान साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब हमें ज्वाइन करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। हुकूमत को जो मशवरे दिए गए उनके इत्तेहादियों की जानिब से और उनके साथियों की जानिब से कि आप अपने अंदर जो फूट पड़ चुकी है उसको मुनज़्ज़म कीजिए, उनसे रवाबित बहाल कीजिए, जो पुराने रुफ़का हैं उनको एक बार फिर से मनाइए, गिले शिकवे हो जाते हैं, गिले शिकवे दूर कीजिए। जहांगीर तरीन साहब की तरफ से 1-on-1 मुलाकात के हवाले से जो लोग इस वक्त तगो-दो कर रहे हैं वो किस हद तक कामयाब हो चुके हैं? इत्तेहादियों के हवाले से जो अपोजिशन को तवक्कुआत वाबस्ता हैं, तो क्या हुकूमत को कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं? इस पूरे सियासी मंजरनामे पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमजद अली खान साहब ने। मैं आप दोनों हजरात का बहुत मशकूर हूं। खान साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूं। एक तरफ अगर अपोजिशन को देखा जाए तो अपोजिशन दिन ब दिन जो मुलाकातों को तूल देती जा रही है और उसका दायरा कार भी वसी करती जा रही है। क्या हुकूमत को कोई खदशा है कि जिस तरह हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगाया गया कल और परसों, तो आपको लगता है कि कुछ लोग आपके इन्होंने अपनी तरफ कर लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर भाई, अभी अपोजिशन की हाड़ियां जाड़ियां बेच दे रहा हूँ। और वो कहते हैं ना कि वो बैठक हुई, जरदारी साहब मिले अपना शहबाज साहब से, चाय पी ली है, उधर चाय पी और फिर वहां से निकले, उन्होंने कहा तुहाडे घर चाय पीनी है। तो चाड़ियां जाड़ियां लगियां रहनगियां, तुहाडा भी मतलब सारे चैनलों का फुलका भी लगा रहेगा, कुछ ही नहीं होना, सारे पुरानियां तनख्वाहां ते काम करेंगे ये लोग। नहीं साहब, आपने कहा कि सब पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे। ऐसी कौन सी आपके पास चीज़ है, ऐसी कौन सी आपके पास जादू की छड़ी है कि आप समझते हैं कि सारी अपोजिशन का इकट्ठे होना और उसके बाद इतने इतने दावे करने और दावों के बावजूद आपकी हुकूमत बच जाएगी? ये तो आज हमें बताएं। अजीम भाई, सबसे पहले तो तमाम अल्लाह के, सबसे पहले अल्लाह की ज़ात है जो करीम भी है, रहीम भी है। इत्तेहादी भी हैं, पार्टी भी यकजहती का मुजाहरा कर रही है, लेकिन असल जो बात है ना, ये लोग हैं मफादात के नीचे काम करने। ये पाकिस्तान डकेट मूवमेंट हो, ये मफादात की गेम हो, ये इनके अपने मफाद हैं और कुछ गिव एंड टेक के मसाइल हैं जो कभी इनको सुलझने नहीं देंगे मामलात को, न ये सुलझा सकते हैं। और ये आप समझ सकते हैं अजीम भाई कि इनके इश्यूज क्या हैं, जमानतें भी हैं, टीटीज भी हैं, ये डील भी चाहते हैं, ढील भी चाहते हैं, चमड़ी भी है, दमड़ी भी है। ये सारी कहानियां अब लोग भी समझते हैं कि ये किस चक्कर में है। और आज पूरा जोर लगाने के बावजूद कौम ने भी ये तहरीक अदम एतमाद की जो बातें हैं ना, इसको भी रिजेक्ट किया है। और ये हालात भी नहीं है पाकिस्तान
पाकिस्तान के जितने इदारे हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान स्टेबल होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी उतनी ऊपर जाएगी। आज इंटरनेशनली जो कुछ हो रहा है, अफगानिस्तान के मामलात हैं, आपके सर पे इंडिया बैठा है, कश्मीर के इश्यूज हैं, आज खित्ते के अंदर देखें रूस और यूक्रेन का जो इशू है, फिर आपने जहाँ पे पेट्रोल क्राइसिस आ रहा है, फिर यहाँ पे जो है अब बहुत सारी चीजें जो देखो अब दुनिया कहाँ पे जाती है। तो इन हालात में इन लोगों को मेरे ख्याल में अक्ल के नाखन लेने चाहिए, कम से कम जाती जो वेंडेटा है या एजेंडा है उससे बाहर आके पाकिस्तान की बात करें। इमरान खान पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और जो सब सूरत हाल को देखते हुए हमें मुस्तकबिल के फैसले करने चाहिए। इस तरह की जो तहरीक अदम एतमाद की इस वक्त जो तहरीक चलाई जा रही है वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए सूदमंद साबित नहीं होगी। शेख साहब, आप और तमाम अपोजिशन पार्टीज अगर देखी जाएं तो वो ये बात करती हैं कि सिर्फ 10 वोटों का फ़र्क है, 10 वोटों का फ़र्क ख़त्म हो गया तो हम ये हुकूमत गिरा सकते हैं, हम वज़ीर आज़म को तब्दील कर सकते हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि तमाम अपोजिशन जमातें मिल बैठ गई, रवाबित भी हो गए, तहरीक अदम एतमाद अभी तक ना आ सकी, ना तारीख का तयन हो सका कि आपके ही कुछ लोग PTI के साथ मिले हुए हैं। डर आपको इस बात का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम आपको पता है कि जो आवाम की हमारा एहतजाज है और आवाम की डिमांड है उस पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर रहे हैं। आवाम महंगाई पे नाला है सबसे ज़्यादा। और आज के दिन आप देख लीजिए, मैं क्योंकि बिजनेस से तल्लक है, आज का दिन देख लीजिए कि जो ब्रेंट ऑयल है वो $105 से तजावत कर गया, यानी पिछले 3 हफ्ते में 15% बढ़ गया। और गंदम की कीमत 5.5% दुनिया में बढ़ गई है। और उसके साथ साथ हमारा बहुत बड़ी इंपोर्ट पाम ऑयल की है वो 7.5% बढ़ गई। अगले 15 दिन में जो महंगाई का और बुरान आने वाला है, क्योंकि इस हुकूमत को तो कंट्रोल करना आ ही नहीं रहा। इस हुकूमत में ऐसे तो ना करें ना शेख साहब, तो जहां पे हुकूमत गलत है वहां पे हुकूमत को गलत कहेंगे। कंट्रोल प्राइस कमेटीज फाल नहीं है, हुकूमत को गलत कहा जाएगा। यहाँ की अगर मकामी कोई पैदावार है उसकी कीमत बढ़ रही है उस पर आप गलत कह लें। आप खुद ही कह रहे हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल की आलमी सतह पे कीमत बढ़ गई है, वीट की कीमत इसलिए बढ़ी है कि रशिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है दुनिया के अंदर, तो ये उसकी वजह से जो हो रहा है उसका इंपैक्ट अगर पाकिस्तान में आएगा तो इसमें हुकूमत का क्या कसूर? नहीं, इस वक्त मैं बात देखिए ना, मैं लोगों की बात कर रहा हूं, जो लोगों के मसाइल है उनमें और इजाफा हो रहा है। ये ठीक है कि दुनिया में कीमत बढ़ी है, पर पहले ही क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर नहीं है ना, एक तो हमारा डॉलर का रेट बढ़ गया, फिर इतनी दुनिया में कीमतें बढ़ गई। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हुकूमत का कसूर है, बात ये कह रहा हूँ कि लोग क्या करेंगे। लोगों को जो मसाइल है उन्होंने तो नहीं देखना, वो तो चाहेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे कि उनकी तो पहले ही पूरी नहीं हो रही। और अगर अगले 15 दिनों में ये आप तेल की प्राइस और 5-10% बढ़ा देंगे, यानी 10 रुपये, 15 रुपये या 20 रुपये लीटर और बढ़ जाएगा, या गंदम की कीमत और बढ़ जाएगी, और या जो हमारे यहाँ बाहर से पाम ऑयल आ रहा है, खाने का तेल और दालें, इन सब की कीमत आसमान को पहुंच जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ शेख साहब इसमें आ जाते हैं, हालात बन गए हैं ना, पहले लोग नाला शेख साहब अगर तो लोग अगर अदम इत्तेमाद आ जाती है, चाह रहे हैं, मैं वही अर्ज कर, अगर अदम इत्तेमाद आ जाती है और आप कामयाब हो जाते हैं तो क्या फिर आपके कामयाब होने के बाद ये महंगाई रुक जाएगी? आप महंगाई को किस तरह कंट्रोल कर लेंगे जो इंटरनेशनल हो चुकी है? देखिए, दुनिया में हर मसले का हल है। मुश्किलात ज़रूर हैं, पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में है, लेकिन जब तक आप आपस में मशवरा नहीं करते, हमारी असम्बलियाँ और पार्लियामेंट किस लिए होती है? हमने पहले दिन से इनसे कहा था कि चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, ये बुरी तरह फेल हो गए। कोई भी मसला ये हल नहीं कर सके ना अपने अंदर। आपकी हुकूमत आ जाती है, अगर वज़ीर आज़म बन जाता है नया, तो मैं वही सवाल कर रहा हूँ, अगर नया वज़ीर आज़म बन जाता है, आपके अदम इत्तेमाद जो आपकी पार्टी के बकौल कामयाब हो जाएगी, तो फिर कौन सा ऐसा फार्मूला फिर तो आप होंगे ना कि जिससे ये कंट्रोल हो गया? अगर वो फिर भी कंट्रोल ना हुआ तो फिर ठीक है, फार्मूला बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा फार्मूला है। एक तो हम सब के साथ मशवरा करेंगे, जो स्टेक होल्डर है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, उनके साथ मशवरा करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो है ना, हमने यहाँ माहौल नहीं पैदा किया कि हमारे यहाँ बाहर की इन्वेस्टमेंट, दुनिया का कोई भी मुल्क जिसने कंट्रोल किया है ना, ये उसकी मईशत बढ़ी है। आज ही वज़ीर ख़जाना कह रहे थे कि 1960 में पाकिस्तान जो है चौथा बड़ा एशिया की इकानमी थी, आज 20वां भी नहीं रह गया एशिया की इकानमी। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इस हुकूमत का कसूर है, मुसलसल जो हुकूमतें आती रही और इन्होंने सबसे ज़्यादा इजाफा किया है, जो कर्ज़ों में इजाफा किया है, महंगाई में जो डॉलर 55 रुपये से 60 रुपये बढ़ा दिया,
डॉलर की कीमत, तो उससे महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा। मैं ये नहीं कह रहा कि एक दिन में कोई हल निकल आएगा, लेकिन आप मशवरा करेंगे और माहौल ऐसा बनाएंगे कि हम बाहर का पैसा पाकिस्तान में आए, यही हल है पाकिस्तान के लिए। इंडिया में हुकूमत भी चाहती है कि बाहर का पैसा कोविड हमसे ज़्यादा था। अमजद अली खान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। जैसे कि शेख साहब बात कर रहे हैं और शेख साहब कह रहे हैं कि अवाम मुश्किलात का शिकार है, तो अपोजिशन तो फिर अवाम का ही फायदा उठाते हुए आपके खिलाफ तहरीक चलाएगी ना। मौजूदा सूरत हाल में जहां पेट्रोल की प्राइसेस मजीद बढ़ने का खदशा है, उसके अलावा अगर आप देख लें सोने की कीमतें बढ़ गई, चांदी की कीमतें बढ़ गई, स्टॉक मार्केट की आज 1100 पॉइंट्स में कमी वाक़ हुई है। आने वाले दिनों में अगर मजीद मुश्किलात बढ़ती हैं तो फिर हुकूमत उसको किस तरीके से टैकल करेगी? यासिर, बिल्कुल आपने जिस तरफ इशारा किया है इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है डे वन से, जो 2018 से लेके उस वक्त जो है वो डिक्लाइन में थी। डिक्लाइन से फिर स्टेबिलिटी की तरफ लेके आई, हमने इस्तेकाम दिया थोड़ा, फिर रिकवरी में आई। देखिए, इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये जो अब नया सिनेरियो बना है आफ्टर कोरोना के, इंटरनेशनली जो है आज यूक्रेन और रशिया की जो वार है, ये हमें डिस्टर्ब करेगी, जिसमें आपकी जितने भी अशिया खुर्दनोश है ये बढ़ेगी, आपकी पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ेंगी। इसके ऊपर यकीनन बैठ के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और उनकी जो इकोनॉमी की जो टीम है, जो मईशत को ठीक करने वाले हैं, लाजमी बात है कि उसके ऊपर गौर फिक्र करेंगे। हम पहले भी कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग हैं उनकी तकालीफ को दूर करते हुए, जैसे हम हेल्थ कार्ड लाए, राशन कार्ड जो है अब बाकायदा उसने अपना सिस्टम ऑन कर दिया है, इसी तरह बहुत सारे और फलाही जो है वो काम हमने स्टार्ट करने वाले हैं, ताकि हमें मालूम है कि जहाँ अमेरिका जैसी इकोनॉमी जो है वो अपने शहरियों को बिलियन बल्कि ट्रिलियन डॉलर्स दे रही है, तो हम तो बहुत मतलब पहले ही हम अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, हमारे पास था ही क्या, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने लोगों को केटर कर सकें। हाँ साहब, जब आपको पता है, ये मुस्लिम लीग नून का दावा है, शेख साहब कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत से कुलिये हैं और हम लोगों को एतमाद में लेके महंगाई कंट्रोल कर लेंगे, तो एक इनको मौका दे दें। अगर नहीं कंट्रोल कर सकेंगे तो आप हीरो होंगे। अजीम, कई दहाइयों पे तो इनको मौका दिया गया। इन्हीं के पैदा करते मसाइल जो हैं तो वो आज कौम के और हमारे गले में है ना। इन्हीं के तो करतूत हैं कि आज आपके इदारे बैठ चुके थे, इन्हीं के की वजह से इनके अपने कारोबार तो दुनिया में फैलते चले गए, यहाँ पे जागीरें बनती गई, महल्लात बनते गए। वो कह रहे हैं कि आप लोगों को गिरफ्तार करते हैं, इस वजह से बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आती। हम इसलिए गिरफ्तार करते हैं कि हम ना डील और डील दोनों के चक्कर में नहीं है। हम तो नहीं करते, इनके अपने बनाए हुए केसेस हैं। हम जरूर ये करते हैं कि हम इदारों को रोकते नहीं, इदारों को अपना काम करने देते हैं, जिसकी वजह से देखा कि पिछले 3.5 साल के अंदर जो रिकवरी हुई है और इनके 18 साल में जो रिकवरी। खान साहब, मैं इससे पहले कि शेख साहब की अगर उन्हीं के बनाए हुए केसेस हैं तो फिर सवाल ये बनता है कि आपके वजीर आजम और आपके वज़रा ये क्यों कहते हैं कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे, इनको जेलों में भेजेंगे, जब केसेस ही उन्हीं के बनाए हुए हैं, तो फिर आपका क्रेडिट क्या है इसमें? वो यासिर इसलिए कि पहले ही केस चूंकि इतने इन्वेस्टिगेशन हो चुकी थी, चूंकि ये एक मुका की पार्टियां थी, केसेस पेंडिंग पड़े थे, अरसे दराज से पेंडिंग थे, हमने गो हेड दिया इदारों के वो अपना रूल ऑफ लॉ के नीचे काम करें। हम इदारों को के अंदर हमने मुदाखलत खत्म की, तो ये ऑटोमेटिक जो है वो केसेस जो है वो अपना काम दिखाने लग गए और चीजें दुनिया के सामने आ गई। कोई टीटीज के जरिए पैसे ला रहा था, कोई गोलगप्पे वालों के जो उसमें पैसे आ रहे थे, कोई मकसूद चपरासी निकल आया, और भी अभी कई निकलने हैं। थोड़ा सा आगे शेख साहब देखते हैं क्या होता है। शेख साहब, आपने अमजद साहब की बात सुनी। शेख साहब, मैं जरा इससे आगे चलता हूँ। अदम एतमाद की तहरीक के लिए स्कोर पूरा है हमारे पास? देखिए, मुझे तो इस बात का जो बात मैं सुनता हूँ अपने लीडर से, उन्हीं पे एतबार करता हूँ। मुझे कोई डायरेक्ट तो इन्फॉर्मेशन नहीं, ना मेरी किसी से मीटिंग हो रही है,
लेकिन यही बात है कि तमाम पार्टियां आपस में मिल रही हैं। क्या वजह है कि काफ लीग के चौधरी परवेज इलाही जो इनके इलाही हैं वो मुस्लिम लीग नवाज से के लीडरों से मिल रहे हैं, या MQM ने ये ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि हम इस तरह के मसाइल का बोझ नहीं उठा सकते। इस क्या वजह है कि जहांगीर तरीन जो इन्हीं के मेन इनके दोस्त और साथी थे वो क्यों नाराज है? क्यों? कोई वजह तो है ना। और फिर मैं जिक्र कर रहा था इकानमी का, तो जब ये और जो हालात अबतर होंगे ना, और जिस तरह शेख साहब आप जो वजह हुकूमत के खिलाफ होने की बताते हैं जहांगीर तरीन साहब की, वो वजह नहीं है? नहीं, वो जो भी वजह है उनको चाहिए ना कि आपस के जो अपने, हमारा तो कोई मेंबर खुल के, अगर कोई है भी किसी का इख्तलाफ तो खुल के उसने मुखालफत तो नहीं की ना। आपको कोई नजर आया कि अपोजिशन का कोई मेंबर भी आपके पंजाब के अंदर आपके मेंबर साथ उठ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत कर गए, आप लोगों ने उनसे इस्तीफे तलब किए, आप कहते हैं कि किसी मेंबर ने बात नहीं की खुल के? नहीं, मैं नेशनल असेंबली के मेंबरों की बात कर रहा हूँ। तो बलूचिस्तान की फिर सूरत हाल जो है वो तो सामने है। मैं इनके नेशनल असेंबली के मेंबर जो हैं जहांगीर तरीन साहब के जो साथी हैं, खुल के सामने आ रहे हैं, और वो अभी तक उनसे तो वो मान नहीं पा रहे ना। उन्होंने जो भी पॉइंट ऑफ व्यू चले शेख साहब, अपने साथी और भी इख्तलाफ कर रहे हैं। शेख साहब आपने क्या खुल के आ रहे हैं? मुझे दो नाम बता दे जिन्होंने खुल के मुखालफत कर दी है। कोई दो नाम बता दे जहांगीर तरीन ग्रुप के और या इनके अंदर के, कोई दो नाम। नहीं, जहांगीर तरीन साहब क्या, नहीं जहांगीर तरीन ग्रुप के वो खुद जहांगीर तरीन साहब तो नहीं है। मैं कह रहा हूँ उस ग्रुप के दो नाम बता दे जिन्होंने खुल के मुखालफत की, ताकि हमें पता चल सके। नहीं, वो तो सारे नाम डिस्क्लोज, उनका ग्रुप जब मीट करता है तो सारे नाम आपने अखबारों में पढ़ लिए, कोई एक नाम तो नहीं है। उन्होंने तो कहा है कि हमने अपना एक ग्रुप बनाया है और हमें इख्तलाफ है। राजा रियाज साहब तो वैसे ही बड़े अरसे से वो तो उस ग्रुप के लीडर हैं, यानी वन ऑफ द लीडर हैं जहांगीर तरीन साहब के साथ, और उसके साथी हैं हमारे इलाकों से भी लोग हैं। मैं नाम अब इंडिविजुअल आपके सामने हैं। मैं असल बात ये करना चाह रहा हूँ कि जो आगे मसाइल आ रहे हैं ना, जो लोगों को जो मामलात और मुश्किलात हो रही हैं, इनको चाहिए यही था कि ये मशवरा करते और इकानमी संभालते। ये नैब आज भी हाई कोर्ट ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कि ये जो आपने नैब को तो ये बना दिया है कि सिर्फ उसने निकाला क्या है, कोई चीज़ वसूल की। आपके पास 3.5 साल थे, आपने जो इतने करप्शन के इल्जामात लगाए, तो यही सवाल है कि आपने आसफ अली जरदारी पे एक मुकदमा बनवाया। शेख साहब ब्रेक के बाद ब्रेक पे जाना है, राणा साहब ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ऐसी मंजरनामे पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ पैका ऑर्डिनेंस पे भी बातचीत करेंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीन। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे पे हम बात कर रहे थे, अपोजिशन की मेल मुलाकातों पे और हुकूमती स्ट्रेटजी पे हम बात कर रहे थे। हुकूमत ने अपना जो मौक़िफ़ अपनाया है कि इस सूरत हाल में कि जहाँ पर आलमी सतह पर तमाम ममालिक को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वहाँ पर तरक्की पजीर ममालिक को भी करना पड़ रहा है, तो ऐसे में हमें मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। अमजद अली खान साहब और कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ेंगे। खान साहब, मेरा एक सवाल है, उसके बाद सियासी मंजरनामे पर राना साहब आपकी तरफ आएंगे। सवाल ये है कि दौरा रूस कितनी अहमियत का हामिल है? रूस और यूक्रेन का तनाज़ा ऐसे वक्त में कि जब पूरे यूरोपियन ममालिक रशिया के खिलाफ खड़े हैं, तो हमारे वज़ीर आज़म का वहां पे जाना, जो पहले से दौरा शेड्यूल था, उस पर तासुर ये आ रहा है कि हम उनके मौक़िफ़ की हिमायत कर रहे हैं। हम वो तासुर को किस तरह ज़ायल करेंगे? उसके लिए तो हमें अपनी अपोजिशन को भी एतमाद में लेना चाहिए था। यासिर, हमेशा हमारी जो डिप्लोमेसी थी वो वन साइडेड थी। आज हमने अपने दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोले हैं और बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में जनाब इमरान खान साहब ने ये कहा है कि हम किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, वो काम करेंगे पाकिस्तान के मफाद में होगा। हमारा मिशन सिर्फ एक ही है कि हमने पाकिस्तान की तिजारत को, पाकिस्तान की सालमियत को और पाकिस्तान को अपने जो इंटरनेशनली जो प्रॉब्लम्स है उनको हल करना है हमारा। इसके अलावा और फिर हमने जो अपने जो तिजारती मराइल हैं वो तय करने हैं। हमने तिजारत करनी है, हम कुछ जंगे नहीं करने जा रहे। हाँ, इमरान खान साहब ने लास्ट 2-3 डेज पहले जो है बिफोर जो है एक इंटरव्यू भी दिया। उसने बड़े एक वाज़ेह अंदाज में कहा कि जंगें फैसले नहीं करती, हमेशा गुफ्तो शनीद ही दुनिया के मसाइल का हाल है।
तो इससे बड़ा मैसेज मेरे ख्याल में जो रशियन टीवी था और उस मीडिया था उसके लिए, जो खान साहब ने पूरी रशियन अवाम के लिए, रशियन जितनी भी उनके ऑफिशियल्स के लिए, मेरे ख्याल में ये काफी था। और आज जितनी भी स्टेटमेंट्स आई हैं, जो बातचीत हुई है, एक बड़ी तवील बातचीत हुई है पुतिन के साथ, तो उसमें भी खान साहब ने इस्लामोफोबिया पे बात की है, पाकिस्तान की तिजारत पे बात की गई है, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान के मफाद में थे उस पर बातचीत की गई है। और वहां पे खान साहब ने की होगी कि जो है जंगें जो है क्या वज़ीर वो आज़म फैसले नहीं पाकिस्तान करती, पहुंचने हमेशा के बाद तो शनीद से ही मसाइल हल होते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने कल कोई फौरी इजलास तलब किया है अपनी थिंक टैंक का? लाजमी बात है कि वो इजलास होगा और उसमें वो अपनी जो आइंदा का लाए अमल है, जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल इंटरनेशनली, वो सारी चीजें मद्देनजर रखी जाएंगी। और कल जहांगीर तरीन साहब से भी रब्ता होगा? भाई अजीम, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी पर्दे में रहने दे तो बेहतर है। शेख साहब, मैं आपके लिए ठीक आप भी ऑपोजिशन की तरह फिर पत्ते शो नहीं करना चाहते, अपने पत्ते आप भी सीने से लगा के रखना चाहते हैं। इस टॉपिक पे वापस आता हूं। देखिए ये मैं यासिर भाई, बात ये है ना कि अपोजिशन की आनी है जानी है, मैंने पहले कहा है, वो समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह जो गेम चल रही थी, खान साहब ने कोई अभी तक जो स्टेटमेंट है नहीं दी, गवर्नमेंट ने कोई स्टेटमेंट दी है नहीं दी, ये खुद ही भाग रहे हैं। हमें पता चल रहा है कि आज इधर खाना है, आज इधर शाम चाय है, फिर सुबह नाश्ता है, यही हम भी देख रहे हैं टीवी पे। चले एक ऐसे वक्त में कि जहाँ पे आवाम के लिए मुश्किलात है, आवाम को खाने पीने की अशिया के लाले पड़े हुए हैं, चले अपोजिशन के खाने तो चल रहे हैं, इसमें खुशी आपको होनी चाहिए कि चले आपके अपोजिशन खा पी तो रही है ना। क्या शेख साहब, आप क्या समझते हैं? एक तरफ दौरा चीन हम चल रहे हैं, चले दौरा चीन हम देखें, वो भी हुकूमत के बकौल कामयाब रहा। दूसरी तरफ अब दौरा रूस है, कितने सालों बाद ये दौरा रूस हो रहा है, 1-on-1 मुलाकात भी हुई है, एक ऐसी सूरत हाल में कि जब दुनिया की लॉबी चेंज हो रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि मुतवाज़िन हम अपनी खारजा पॉलिसी रखेंगे। अब आप भी ये समझते हैं कि इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान के खिलाफ है, कि हमारा झुकाव CPEC पे ज़्यादा है, हमारे ताल्लुकात वैसे बन रहे हैं। अगर ऐसे वक्त में इक़्तिदार की तब्दीली होती है तो वो पाकिस्तान के लिए सूदमंद होगी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये मामले होते हैं सबसे डिस्कस करके। आप पार्लियामेंट के इजलास में तो ये चीज़ें रखते नहीं हैं। एक शख्स फैसला कर लेता है इतनी बड़ी फॉरेन पॉलिसी का। आज जंग हो रही है पूरी दुनिया में, अब एक कोराम मचा है और हम रशिया का दौरा कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब खुद अपने ही तहीं अपने आप को सबसे अकले कुल समझते हैं। वो सिंगल ट्रैक आदमी है, ना वो अपोजिशन से रब्ता करते हैं। वो ये देखिए ना, बात ये थी कि अगर उन्होंने अमेरिका के जो बाइडन ने हमें टेलीफोन नहीं किया, सदर साहब ने, तो हम उनको फ़ोन कर लें तो क्या हो जाएगा। एक बहुत बड़ी इकानमी है, बहुत बड़ा मुल्क है। हम तो किसी से हाथ, हम कहते हैं अपोजिशन लीडर से हमने हाथ नहीं मिलाना। हमने, अब बताइए, इस तरह नहीं सियासत होती। और ये डिप्लोमेसी और स्टेट्समैनशिप ये नहीं है कि हर एक से बिगाड़ के, अब इतनी बड़ी इकानमी से हमने इस मौके पे हम जो कर रहे हैं। और पहले चीन हमारा बड़ा देरीना दोस्त है, हम चीन से, और अमेरिका को इससे कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए कि हम CPEC में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्यों? ये हमारा अपना मैटर है, हमारा इंटरनल मैटर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे बातचीत ही ख़त्म कर दें, उनसे बात ही ना करें। वो देखिए, उनके आज ही उन्होंने बयान दिया, उन्होंने तो बयान दे दिया आज इस मौके पे भी। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान से हमारे बड़े देरीना तल्लुकात हैं और हमारे रवाबित हैं। तो आज उन्होंने बयान दिया। हमें नहीं ये हुई हिम्मत। भाई आजकल के हालात में हम मुल्क, हमारा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। रूस का दौरा किया, कोई हर्ज नहीं है जी। शेख साहब, आगे चलते हैं। अदम इत्मीनाद के हवाले से आपकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो गया, आप लोगों को इत्मीनाद में ले लिया गया कि अभी इजलास होना है? नहीं जी, अभी इजलास नहीं हुआ। मेरे ख्याल में जब भी सेशन होगा या हम अदम इत्मीनाद के लिए मूव करेंगे तो ज़रूर उससे पहले बिल्कुल आपस में इत्मीनाद, हमारी यही पॉलिसी है। तो आपसे साइन करवाना शुरू कर दिए? अदम इत्मीनाद के नेगोशिएशन पे साइन होना शुरू हो गए? नून लीग से क्या MNA से साइन करवाना शुरू कर दिया? मुझे किसी ने रब्ता नहीं किया, ना मुझे इस बारे में कोई पता है। अगर कोई कन्वीन करेंगे, सबको बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगा और पार्टी जिस तरह कहेगी उसी तरह करूंगा। लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कोई आपस में रब्ता नहीं हुआ।
अमजद अली खान साहब, जिस तरह शेख साहब ये बात कर रहे हैं कि आप बातचीत नहीं करते, डायलॉग नहीं करते, एतमाद में नहीं लेते, सिंगल ट्रैक पे चलते हैं, इसी तरह आप ऑर्डिनेंसेस लाते हैं, अपोजिशन उस पर तनकीद करती है। अब प्रिवेंशन इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में जो तरमीम की गई है उस पर अदालत का ये मौक़िफ़ है कि ये ब्लैक एंड ड्रैकूनियन लॉ है। उन्होंने ये भी कहा, जस्टिस अतमरल्ला साहब ने, कि आपने इसको नैब से बदतरीन कानून बना दिया है। तो इस ज़िमन में फिर अपोजिशन से मुशावरत क्यों नहीं की जाती कि उसके बाद आपको अदालत में जाके हजीमत का सामना न करना पड़े? यासिर, मैं अदालत के रिमार्क्स पे तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि क्या पाकिस्तान के माशरे की बुनियाद झूठ पे हम रखना चाह रहे हैं या सच्चाई पे रखना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आप जैसे जो जर्नलिस्ट हैं, जो एंकर्स हैं, जो सच्चाई का इल्म बरदार हैं, आप हैं, अजीम भाई है, तो क्या इनको आपको तो फायदा है इससे। और वो जो न्यूज़ हैं, जो फेक न्यूज़ हैं, देखें क्या ये जो लाया गया है पीका 2022 के अंदर सेक्शन 40 के अंदर जो चेंजिंग लाई गई है, तो क्या ये उनको रोक रही है जो रियलिटी पे अपना काम कर रहे हैं? अमजद भाई, हम चाहते हैं, पूरी कौम चाहती है कि फेक न्यूज़ क्या है, उसकी तशरीह, उसकी तारीफ, ये कुछ तो होना चाहिए था ना जिस पे सब सवाल कर रहे हैं। हम भी फेक न्यूज़ के खिलाफ है, किसी सूरत में कोई भी जेन्युइन सहाफ़ी फेक न्यूज़ के हक पे नहीं है, लेकिन उसकी तशरीह तो करे ना। किस तरह पता चलेगा ये फेक न्यूज़ है? बिल्कुल बिल्कुल अजीम भाई, मैं आपको बता, देखिए एक ऐसी खबर जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो आपके मुतालिक कह दी जाए या आपकी डिफेमिंग के मुतालिक हो, यासिर भाई आपके मुतालिक हो, जिसका मतलब आपकी पर्सनालिटी पे या मुल्क के इदारों पे, जैसे जस्टिस गुलजार पे, इवन अदालतों के ऊपर बेतहाशा मतलब आपने देखो कि ट्रेंड चलाए गए। इसी तरह जो आप जबलत जंग में है। लेकिन खान साहब, आप ये देखें कि फवाद चौधरी साहब ने हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगाया और उनका ये कहना था 3 MNAs हमारे ऐसे हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया। नून लीग तो कहती है कि ये भी फिर फेक न्यूज़ है, आप इसको साबित करें। देखिए, अगर चौधरी साहब ने ये बात की है तो लाजमी बात है कि हमारे उन MNAs ने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया होगा। आपको याद होगा सेनेट इलेक्शन के अंदर भी ऐसे वाकयात हुए थे, वीडियोस भी सामने आई थी, जिसके मुतालिक जो है वो नेशनल मीडिया पे वो चीजें हम सामने लेके आए थे, इलेक्शन कमीशन के नोटिस। उम्मीद करते हैं कि अटॉर्नी जनरल की तरफ से जो वजाहत की गई है अदालत के अंदर, वो वजाहत जो पेश की गई कि कैबिनेट में ये फिर से इस पे बात की जाएगी और फेक न्यूज़ की तशरीह लाई जाएगी, वो तशरीह जल्द ही सामने आ जाएगी। बहुत शुक्रिया अहमद खान साहब और कैसर अहमद शेख साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद बात करेंगे रूस और यूक्रेन इशू पे। साबिक सफीर यूक्रेन जनरल रिटायर्ड जाहिद मुबश्शिर शेख साहब हमें ज्वाइन करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन के तनाज़े पे बात करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरा रूस पे जो इस वक्त बातें हो रही हैं और उसके मुस्तकबिल में असरात क्या होंगे, उस पर बात की जाएगी। रूस और यूक्रेन के तनाज़े की वजह से आलमी मंडियों की जो इस वक्त सूरत हाल है, जहां पर पेट्रोल की प्राइसेस 2014 के बाद बुलंद तरीन सतह पर हैं, $104 फी बैरल तक पहुंच चुकी हैं। उसके साथ साथ सोने की कीमत में इजाफा हुआ, चांदी की कीमत में इजाफा हुआ। अगर स्टॉक मार्केट्स देखें तो वहां पर मंदियां हमें देखने में नजर आ रही हैं, वो एशियाई स्टॉक मार्केट्स हों या यूरोपियन मार्केट्स हों। तो आने वाले दिनों में यह सियासी मंजरनामा बैनुल अक़वामी सतह पर कैसा होगा, इसी पर बात करने के लिए साबिक पाकिस्तानी सफीर बराए यूक्रेन जनरल रिटायर्ड जाहिद मुबश्शिर शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जनरल साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के। जनरल साहब, बात का आगाज करता हूं वजीर आजम के दौरे रूस से। अगर रूस की इस वक्त डिमांड देखी जाए तो रूस को इस वक्त इंडस्ट्रियल मशीनरी की जरूरत है, मैकेनिकल मशीनरी की जरूरत है, इलेक्ट्रिकल मशीनरी की जरूरत है। हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हम रूस के साथ किस तरह की मफाहमतों की याददाश्तों पर दस्तखत कर सकते हैं? देखिए जी, जो फॉरेन ऑफिस ने एजेंडा बताया था कि जिस पे सबसे ज्यादा बात होगी, वो एक तो इलाकाई सूरत हाल यानी अफगानिस्तान के बारे में, दूसरा इस्लामोफोबिया के बारे में। ये विजिट की बुनियाद भी थी ना, वो पिछले महीने जनवरी में 17 जनवरी को आपको याद होगा कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ उन्होंने एक स्टेट
की और उस स्टेटमेंट के जवाब में फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने टेलीफोन किया और शुक्रिया अदा किया उनका। तो एक तो ये एजेंडा था, दूसरा इलाकाई सूरत हाल था, और जहां तक इक्तिसादी ताल्लुकात का ताल्लुक है उसके लिए भी इसमें आप देखें कौन कौन से मिनिस्टर साथ गए हैं। गैस का मंसूबा है, उस पर हमाद रजा साहब ने बताया भी कि 90% तकरीबन जो एग्रीमेंट हो चुका है, और ये अगर हो जाता है तो पाकिस्तान के ये जो मसाइल हैं गैस के और इसके फ्यूल के, वो हल हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और एक और मैं जो पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि आप देखें कि इस दौरे में एक मुल्क हालते जंग में, जो कि इससे ताल्लुक नहीं था विजिट का, विजिट पहले से प्लान थी, हालते जंग में उन्होंने न सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया, उसके बाद उनके प्रेसिडेंट ने 3 घंटे दिए एक्सक्लूसिव मुलाकात के लिए, जो कि बहुत कम होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी रिलेशंस में एक बड़ा मूव फॉरवर्ड है। जनरल साहब, मौजूदा जो सूरत हाल है जिसके बाद ये तो नज़र आ रहा था कि किसी वक्त भी जंग छिड़ सकती है, सारा कुछ चल रहा था, क्या आप समझते हैं कि सूरत हाल में हमारे वज़ीर आज़म ने बड़ा बोल्ड जो है वो स्टेप लिया है और ये स्टेप जो है पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा? जी डेफिनेटली बेहतर होगा। ये तो पहले से प्लान था ना। अगर इस मौके पे, मुझे पता है कि बहुत लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि इसको कैंसिल करना चाहिए था। देखिए ये अपॉर्चुनिटी रोज रोज नहीं मिलती है। उन्होंने इनवाइट किया था एक के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए अपने रिलेशंस, बड़ा मौका था, तो इसको गंवाना नहीं चाहिए था। ये बड़ा अच्छा हो गया कि उन्होंने इसका फायदा उठाया, बोल्ड स्टेप लिया, चले गए, उनको रिसीव भी बड़ा उन्होंने वार्मली किया। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा हुआ। और आपने देखा है कि अमेरिका ने साथ ही बयान दिया कि पाकिस्तान के साथ हमारे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं और ये ताल्लुकात हैं, वो ताल्लुकात हैं। तो और इसका इस सिचुएशन में वहां जाने का एक और फायदा जो हुआ, जो इल टाइम्ड कह रहे हैं ना, उनका जवाब ये है कि देखिए जिस तरह फोकस प्राइम मिनिस्टर की विजिट पे अब हुआ है, अगर ये नॉर्मल हालात में होता तो कभी दुनिया इतना फोकस ना करती। तो ये बड़ा अच्छा हुआ है, लाइमलाइट में आया है। आप ये देखें कि अगर यूरोपियन कंट्रीज को लिया जाए तो यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से रूस पे तनकीद हो रही है। खित्ते के कुछ ममालिक ऐसे हैं जो अमेरिका पे इल्ज़ाम धर रहे हैं कि ये अमेरिका की वजह से हालत जंग की सूरत हाल पैदा हुई है। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान अपना तशख़्ख़ुस किस तरीके से क्लियर कर सकता है इस पूरे माहौल में? देखिए पाकिस्तान को साइड्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान ने एक और बड़ा अच्छा बैलेंसिंग एक्ट किया। जो अभी यूक्रेन में पाकिस्तान के सफीर हैं, उनका नाम है नवेल खोखर साहब, नोएल इसराइल खोखर। तो उन्होंने एक दिन पहले उनके फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की और उन्हें बताया कि हम यूक्रेन की सॉलिडेरिटी और सालमियत के साथ खड़े हैं। यानी ये उन पे जाहिर कर दिया गया कि इस विजिट का ताल्लुक आपकी जंग से नहीं है, हम रशिया को फेवर नहीं कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो हमेशा जो है वो अमन की बात करते हैं। वो कभी अमेरिका को भी उन्होंने पहली दफा ओपनली कहा कि अमन में हम आपके साथ हैं, जंग में हम आपके साथ नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा जनरल साहब अच्छा जी, ये जनरल साहब चूंकि आप सफारतकार भी रहे वहाँ पे और आपकी पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी गहरी नज़र है, कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को इस दौरे का जो मज़ा है या इस दौरे की जो कीमत है इक़्तिदार गवा कर चुकानी पड़ेगी। आप इसको किस नज़र से देखते हैं, क्या ऐसा मामला है? मैं समझता हूँ जी ये इक़्तिदार तो आनी जानी चीज़ है। हमें देखना ये चाहिए कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है। अगर इस चीज़ों से डरते रहेंगे ना जे कि इक़्तिदार चला जाएगा, तो इक़्तिदार में अगर इन्होंने रह लिया तो कितने दिन इक़्तिदार में रह लेंगे। इक़्तिदार तो जाना ही जाना है, आने और जाने वाली चीज़ है। हमें काम वो करना चाहिए, लीडर का काम ये है कि वो काम करे जो उसके मुल्क के लिए बेहतर हो। और दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूं कि जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना इस वक्त, जब बैरूनी मुहाज पे हम भी क्रिटिसाइज करते हैं प्राइम मिनिस्टर पे, उनकी कई बातें हमें पसंद नहीं आती। मैं आपने मेरे आर्टिकल में देखा होगा, मैं अक्सर लिखता हूं, क्रिटिसाइज करता हूं। लेकिन जब वो एक गैर मुल्की मुहाज पे आते हैं और बातचीत करते हैं तो वो सारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पीटीआई के प्राइम मिनिस्टर नहीं है। पूरी कौम को उनके पीछे खड़ा होना चाहिए। चले दौरे पे जनरल साहब मजीद बात आपसे राना साहब भी करेंगे। मुझे आप यूक्रेन में रहे, यूक्रेन की सिफारती सूरत हाल को भी आपने बखूबी जांचा है।
मौजूदा सूरत हाल में अगर देखा जाए तो रशिया के ऊपर यूरोपियन कंट्रीज पाबंदियां लगाने का मुतालबा कर रहे हैं। अगर हम स्नैरियो देखें तो 40% जो गैस है यूरोपियन कंट्रीज को वो रशिया देता है, 25% ऑयल रशिया देता है। उसके अलावा वीट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर दुनिया में रशिया है। अगर पाबंदियां लगती हैं तो उसका नुकसान ज्यादा रशिया को होगा या यूरोपियन कंट्रीज को होगा? डेफिनेटली यूरोपियन कंट्रीज को होगा। दुनिया की 40% गंदम जो है वो यूक्रेन और रशिया मिला कर देखे तो दुनिया की 40% गंदम वो पैदा करते हैं। तो ये पूरी दुनिया का नुकसान होगा और पूरी दुनिया का नुकसान शुरू हो गया है। अभी आप देखें ना, कीमतें पेट्रोल की कहां चली गई हैं, गैस की। दुनिया का सबसे बड़ा गैस के जखायर जो है वो रशिया में है। जर्मनी को जो गैस मिलनी थी रशिया से, उसकी कीमत उससे 7वां हिस्सा कम थी जो उनको दूसरी सोर्सेज से मिल रही है। तो ये यूरोपियन, और ये मेरे ख्याल में गीदड़ भभकी हैं। ये आप देखेंगे कुछ अरसे बाद मामला सेटल हो जाएंगे। ये कोई परमानेंटली थोड़ा इन्होंने उनका बाइकआउट कर देना है, ये इनको वारा ही नहीं खाता और ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो ये परमानेंट। जनरल साहब एक सवाल का जवाब दीजिएगा जनाब। आपकी गहरी नज़र है, यूक्रेन पे तो बात हो गई, आप क्या पाकिस्तान में हुकूमत के खिलाफ किसी तहरीक को कामयाब होता देख रहे हैं? और क्या इस तहरीक में सियासी जमातों को किसी और की हमायत हासिल है? जी, इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके बारे में देखें, मैं तो चूंकि अभी रिटायर्ड हूँ, मैं इसका मेरे इल्म में नहीं है, तो मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल है कि वो किसकी हमायत उनको हासिल है या नहीं हासिल। मेरी गट फीलिंग ये है कि ये तहरीक, अगर तारीख के तनाजुर में भी देखें, आज तक तो कामयाब नहीं हुई। ये जो तहरीक है ना, तहरीक अदम एतमाद, आज तक तो पाकिस्तान में कामयाब नहीं हुई। और देखना ये कि इनका एजेंडा क्या है। देखें, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, इनका क्या आपस में मिलता है? इन जमातें जो आपस में मिली हुई हैं, सवाए इसके कि इन सब पे मुकदमात बने हुए हैं, बाकी तो कोई चीज कॉमन नहीं है। सबका अपना अपना एजेंडा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कामयाब होगा, और अभी भी मुझे बहुत इत्तेहाद नजर नहीं उनमें आ रहा। जनरल साहब, एक आखिरी सवाल, ऐसी करंट सिनेरियो के अंदर तब्दीली इक़्तिदार पाकिस्तान में सूदमंद होगी या हमें नुकसान भुगतना पड़ेगा? नहीं, मेरे ख्याल के मुल्क में इंस्टेबिलिटी पैदा होगी और मेरे ख्याल में ये मुल्क के हक में बिल्कुल नहीं है। और देखें, हमारी सियासी जमातों ने बड़े बड़े आपस में मुआहदे, तब्दीली इक़्तिदार जो है वो मुल्क के लिए सूदमंद साबित नहीं हो सकता। ये तमाम अपोजिशन जमातें कामयाब भी नहीं हो सकती हैं और आलमी सतह के ऊपर रशिया और यूक्रेन का जो तनाज़ा है वो ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड मुबश्शिर शेख साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।